जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास में हम आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी एग्ज़ाम 21/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुई है, मतलब आज के दिन जो एग्ज़ाम हुई है 21/12/2021 को, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं और जिनकी एग्ज़ाम आज 21/12/2021 को हुई है, उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका आज पेपर हुआ है एनसीवीटी एग्ज़ाम 2021 का, जो आज पूछा गया क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे, ये इसके बारे में दोस्तों हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये थोड़ी मराठी में लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है विच डिवाइस कंट्रोल द ऑपरेशंस इन सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, अर्थात कि अनुत्क्रमणीय नियंत्रण पद्धति को किस घटक के द्वारा उसको हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये जो है मतलब कि डिवाइस का जो ऑपरेशन है वो किस सीक्वेंस में करेंगे, अर्थात इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं हम। अर्थात दोस्तों इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे कौन सा डिवाइस है जिसमें कंट्रोल डिवाइस है जो अनुत्क्रमणीय कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, तो सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था आज के एग्ज़ाम में 21/12/2021 के आज के पेपर पे मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था स्टूडेंट, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था। तो फर्स्ट दिया था टाइमर, दूसरा रिले, तीसरा कॉन्टेक्टर और चौथा है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा और इसका सही आंसर होगा टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों विच इज़ द एक्टिव कंपोनेंट, इनमें से कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है। तो एक्टिव कंपोनेंट की बात की जा रही, तो एक्टिव कंपोनेंट में देखेंगे दोस्तों हम, तो एक्टिव कंपोनेंट में रजिस्टर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो रजिस्टर जो है इसका एक्टिव कंपोनेंट की श्रेणी में क्या क्या आता है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। तो ध्यान दीजिएगा एक्टिव कंपोनेंट की श्रेणी में याद रखिएगा आर और एल और सी ये पैसिव कंपोनेंट होते हैं। तो इनमें से आर रजिस्टेंस हो नहीं सकता, एल भी है, इसमें इंडक्टर को एल से शो करती है, रेजिस्टेंस को आर से शो किया जाता है और कैपेसिटर को हम यहाँ पर इसको सी से शो किया जाता है। तो यहाँ बचा आपका ट्रांजिस्टर। तो एक्टिव कंपोनेंट जो होगा इनमें ट्रांजिस्टर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे तो व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एसी ड्राइव, तो एसी ड्राइव का जो मेन यूज़ कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रुप ड्राइव मोटर, सेकंड ऑप्शन दिया है हाई स्टार्टिंग टॉर्क और थर्ड ऑप्शन दिया है कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर और फोर्थ दिया है इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि एसी जो मोटर है इसका ड्राइव का अर्थ कि व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एसी ड्राइव, तो एसी ड्राइव का यूज़ कहाँ पर होता है, तो एसी ड्राइव का जो यूज़ होता है दोस्तों ये इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये इसके जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड रन द 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऐसी कोई स्टार्टर होता नहीं है, ऐसा कोई स्टार्टर नहीं होता स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को। इसमें जो होता है स्लिप रिंग में ही रजिस्टेंस को लगा दिया जाता है, अर्थात ये रजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है जिसके माध्यम से ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें नहीं आएगा, मैनुअली स्टार डेल्टा भी नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन DOL भी नहीं आएगा। इसमें रोटर रियोस्टेटिक स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कोई स्टार्टर नहीं होता, बट इसमें स्लिप रिंग के साथ में प्राइमरी में रजिस्टेंस लगाकर इसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज जो मोटर होती है, ये सिंगल फेज जो मोटर है किस कार्य पर, उसके किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जूल का नियम दिया हुआ था, लेंज का नियम दिया हुआ था और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
और फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करती है, क्योंकि ये सिंगल फेस मोटर है और सिंगल फेस जो इंडक्शन मोटर होती है वो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही वर्क करती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन इस टाइप से आया था दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे द टर्म्स रिफर दैट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर कूलाम्स लॉ के बारे में, उसके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में पूछा गया है। तो ये जो कूलाम का जो नियम है ये किस पर काम किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रोकॉपिंग और है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो जो कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है यार दोस्तों, कूलाम का नियम, और ये कूलाम का कौन सा नियम है? विद्युत अपघटन का नियम है। तो कूलाम का विद्युत अपघटन का नियम वो किसके लिए दिया गया है? ये दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस पर। तो ये जो है जो केमिकल इक्विवेलेंट होता है, ये दोनों आंसर इसके सटीक आंसर हैं दोस्तों। तो ये जो है कूलाम का जो नियम है, ये कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर दिया गया था। तो ये जो ऑप्शन है, ये 2 में से एक ऑप्शन इसका हो सकता है, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था दोस्तों आज के पेपर में, विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय CRO। तो CRO कौन सी क्वांटिटी को मेजर करता है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था आज। तो CRO जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये याद रखिएगा करेंट को, वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को, पावर को, फेज सीक्वेंस को, ये इनको मेज़र करता है दोस्तों और इसकी वेव फॉर्म को दिखाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंडक्टेंस होगा नहीं, पावर फैक्टर भी नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि DC जनरेटर जो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग DC जनरेटर। तो स्प्लिट रिंग DC जनरेटर का क्या फंक्शन होता है? तो मेन कांस्टेंट वोल्टेज देता है, या रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस, या फिर मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप होता है ब्रश में या नहीं होता? तो ध्यान दीजिएगा, 2 वोल्ट ड्रॉप होता है प्रत्येक ब्रश में। उसके बाद है इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड। इसके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है दोस्तों, उसी को समझना है। इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड, तो रेटेड में टर्मिनल वोल्टेज V बढ़ता है क्या घटता है, ये पूछा गया है। और उसके बाद पूछा गया है कलेक्ट द करेंट अंडर डायरेक्टली लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो है इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में यहाँ पर पूछा गया कि जो स्प्लिट रिंग DC जनरेटर है, ये DC जनरेटर में क्या होता है? तो ये किस स्प्लिट रिंग में क्या काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या काम करता है? यह कलेक्ट करता है। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंक्रीजेज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड और कलेक्ट द करेंट अनडायरेक्शनली लिया हुआ है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसमें इंग्लिश और मराठी में लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम आया था, लेकिन ये जो है इंग्लिश और मराठी में लिखा हुआ है। मराठी की जगह यदि आप पेपर दिए होंगे तो हिंदी में लिखा रहा होगा, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्वेश्चन यही दिया हुआ था। यदि जिस बच्चे ने पेपर दिया है उसे पूरा पता होगा। AC ड्राइव का मुख्य कार्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रुप ड्राइव मोटर में, या हाई स्टार्टिंग टार्क में, या कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर में, या इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडस्ट्रीज में। तो ये जो है इसके ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आज के पेपर में, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो NS इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है 120F/P। तो ये फार्मूले से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है? स्पीड निकालना है, N को निकालना है दोस्तों। तो 120 दिया हुआ है, F कितना दिया है? 50 हर्ट्ज, और पोल कितना दिया दोस्तों? यहाँ पे 2 पोल दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 छक 12 हो जाएगा 60। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 3000 RPM। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या आया था।
दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वाइंडिंग मशीन के एक्स भाग को चिन्हित करें। तो ये इस टाइप से वाइंडिंग मशीन थी और ये मशीन में जो है वाइंडिंग को लपेटा जाता है, ध्यान दीजिएगा, वाइंडिंग को लपेटा जाता है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था स्टूडेंट कि ये जो एक्स भाग है, ये वाला एक्स भाग दिख रहा है आपको, ये एक्स भाग क्या है, तो इसे आपको मेंशन करना था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था इसमें दिया खुराक का धुरा या तार का चारा या तार गाइड या स्पूल वाहक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके देंगे आप, इसका सही आंसर क्या होगा। फिर एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था कि किस प्रकार की वायरिंग सिस्टम का प्रयोग बहुमंजिला इमारत में किया जाता है। तो बहुमंजिला इमारत में किस प्रकार की वायरिंग किया जाता है, ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ था। आज का पेपर जो है 21/12/2021 को आया हुआ था पेपर दोस्तों, कि बस बार सिस्टम में करते हैं या ट्री सिस्टम में या रिंगमैन सिस्टम के द्वारा माध्यम से करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम के माध्यम से करते हैं। तो किस प्रकार की वायरिंग सिस्टम का प्रयोग बहुमंजिला इमारत की बात होती है, तो जिसमें 10 माला 20 माले की जो इमारत होती है उसमें ट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप से आए थे आज के पेपर में दोस्तों। ये देखेंगे कि विच टाइप, मतलब कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। तो 300 वाट के ऊपर के लिए यहाँ पर पूछा गया था और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि एडिशन स्क्रू होल्डर और गोलियत पेंच होल्डर और एंगल जो कोण एंगल होल्डर होते हैं और ब्रैकेट होल्डर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 300 वाट से ऊपर वाले जो लैंप के लिए होल्डर यूज़ किए जाते हैं वो अक्सर आपको 300 वाट के ऊपर वाला मिले तो गोलियत पेच होल्डर या एडिशन स्क्रू होल्डर 2 में से एक होगा। एंगल होल्डर और ब्रैकेट होल्डर यूज़ किया जाता नहीं है। गोलियत स्क्रू होल्डर जो है ये आपको मिलेगा जितने भी जो मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप है उसमें आपको मिलेगा। और एडिशन स्क्रू होल्डर भी दोस्तों स्क्रू वाला जो होल्डर होता है ये भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा एडिशन स्क्रू होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों आज के पेपर में, BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। 9 mm से 20 mm होगा या 11 mm से 27 mm होगा या 13 mm से 25 mm होगा या 15 mm से 30 mm होगा। तो ये कठोर कंड्यूट थ्रेड की लंबाई कितनी होगी ये पूछा गया था दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15 से 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, काक-स्क्रू का नियम और राइट हैंड मतलब दाहिने हथेली का नियम आया था, और उसके बाद आया था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम, और लास्ट में ऑप्शन डी में आया था दोस्तों फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे तो राइट हैंड का जो नियम है ये किसके लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है। राइट हैंड का नियम किसके लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है। और लेफ्ट हैंड का जो नियम होता है दोस्तों फ्लेमिंग का, ये मोटर के लिए होता है। क्लियर स्टूडेंट। और फ्लेमिंग के राइट हैंड का जो नियम होता है ये किसके लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है। अब ये दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम दिया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड हाथ की हथेली के नियम के अनुसार। तो दोस्तों ये सब मैंने पढ़ा दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आया था आज, कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ तो यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर की बात की जा रही है। तो सीरीज शंट और कंपाउंड 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है उसमें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा या शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या होगा यदि शंट फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर में जुड़ा रहे। तो ध्यान दीजिएगा ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा, जिसे लघु शंट यौगिक या लघु शंट यौगिक कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ था। और एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे कि जनरेटर के उस भाग को बताइए। ये पूछा गया था कि ये जनरेटर का ये कौन सा भाग है अंदर वाला, इसके बारे में पूछा गया था। ये जो इंटरनल पार्ट दिख रहा है आपको जनरेटर का, ये इसके बारे में पूछा गया था। तो ये आर्मेचर की पत्तियां होती इसमें, मतलब कि लेमिनेटेड कोर होता है ये। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आया हुआ था कि
साइड इंड प्लेट्स फर्स्ट दिया था, साइड इंड प्लेट्स मतलब साइड इंड प्लेट्स। सेकंड दिया था पोल शू लेमिनेशन। थर्ड दिया था कम्यूटेटर सेगमेंट। और इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया था आर्मेचर कोर। तो ये जो होगा ये क्या होगा दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट होगा। कि ये जो डायग्राम दिया हुआ ये डायग्राम काहे का किसका डायग्राम है ये पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो है आर्मेचर कोर का लेमिनेशन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो हो जाएगा कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, कम्यूटेटर खंड हो गए दोस्तों, क्योंकि ये कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं और यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आया था दोस्तों आज के पेपर में, जनरेटर के जो है ये डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो ये जो है फील्ड का नाम क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 वाइंडिंग लपेटी हुई है, एक हो जाएगा φ1 और दूसरा हो जाएगा φ2। तो ये जो है डायग्राम दिख रहा है आपको, ये किसका डायग्राम है, तो ये पोल शू का डायग्राम है दोस्तों। ये पोल है और ये जो पोल है जनरेटर का पोल है, ये किस प्रकार का पोल है दोस्तों ये पूछा गया है। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन के हिसाब से इसे समझा जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का है, सेकंड दिया है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का, और थर्ड दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, और फोर्थ में दिया है दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। यहाँ से जा रही है करंट और यहाँ से निकल रही है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल रही है। मतलब कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 वाइंडिंग दिया होगा। ये एक वाइंडिंग हो गया और ये दूसरा वाइंडिंग हो गया दोस्तों। तो यहाँ से करंट इंटर कर रही है और यहाँ से ये दूसरे वाले पॉइंट से निकल रही है। फिर ये दूसरी जो लाइन है यहाँ से करंट इंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है दोस्तों। ये दोनों का जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंशियल होगा, अर्थात कि φs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर φ1 माइनस φ2 हो जाएगा दोस्तों। डिफरेंशियल विपरीत दिशा में हो जाएगा, इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का ये सर्किट डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों आज के पेपर में कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ये जो फार्मूला है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल टू φZNP या P∅Zn/60A इस टाइप से होगा दोस्तों। ये इसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला है दोस्तों, इसका ये आंसर होगा। और ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से आपको आंसर यही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था दोस्तों आज के पेपर में 21/12/2021 का जो पेपर है, सेकेंड ईयर का जो पेपर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के पेपर में आज आया था क्वेश्चन कि ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए डीसी जनरेटर में उसकी गणना करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो सूत्र उपयोग में लाया जाता है वो ईएमएफ जनरेटर जो है जनरेटेड ईएमएफ उत्पन्न करने का फार्मूला जो है वो P∅Zn/60A ये फार्मूला है दोस्तों। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था दोस्तों आज के पेपर में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में ये जो है सर्किट डायग्राम दिया हुआ था, इसका नाम पूछा था। तो ये सर्किट डायग्राम में आर्मेचर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, और ये फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। तो इसमें ये पूछा था कि ये कौन सा डीसी जनरेटर है। तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा डीसी जनरेटर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, या कम्युलेटिव कंपाउंड या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट जनरेटर। तो ये इसका हो जाएगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों आज के पेपर में कि ये जो डीसी जनरेटर होता है इसमें वेव जो वाइंडिंग होती है वो किस लिए की जाती है। तो डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग किसके लिए की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, लेप वाइंडिंग क्यों करते हैं, करंट अधिक के लिए, ध्यान दीजिएगा। और वेव जो वाइंडिंग करते हैं वो वोल्टेज अधिक के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है वेव वाइंडिंग के लिए। तो वेव वाइंडिंग किस लिए की जाती है कि करंट कम और वोल्टेज अधिक। तो अधिक वोल्टेज के लिए हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, वेव वाइंडिंग करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आज आया हुआ था आज के पेपर में। आज के पेपर में एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर जो संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार को उसका उद्देश्य क्या होता है। मतलब कि ये जो वाइंडिंग होता है इसमें इस टाइप से जो कनेक्शन की जाती है ये किसका होता है ये पूछा गया है। तो कम्यूटेटर जो सेगमेंट होता है उसमें खंड बने हुए
होते हैं और इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये प्रतिरोध तार का क्या उद्देश्य होता है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है नियत वोल्टेज बनाए रखने के लिए, शून्य स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए, या स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के लिए। तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। 4 ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा धारा की दिशा आसानी से बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो धारा की दिशा बदलने के लिए, पलटने के लिए हम ये जो वायर होता है, अर्थात कि ये जो प्रतिरोध तार है, रेजिस्टेंस वायर, इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था यहाँ से कि ये जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में आर्मेचर में घूमने की दिशा किससे निर्धारित करते हैं। तो डीसी मोटर की बात की जा रही दोस्तों, तो इसमें घूमने की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से के लिए लागू होता है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ का नियम, वो मोटर पे लागू होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यदि जनरेटर के लिए पूछता है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम जनरेटर के लिए लागू होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आज के पेपर में दोस्तों। एक और क्वेश्चन आया था कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो स्पीड, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ की जाती है। 4 ऑप्शन दिया है इसमें, फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टेम्पिंग मेथड, सी ऑप्शन में दिया था वोल्टेज नियंत्रण विधि, और डी में है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का उपयोग करते हैं डीसी मोटर में। इसकी गति को, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। ये जो सर्किट डायग्राम है इसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पर एक चल प्रतिरोध मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी गई है, ये आर्मेचर है दोस्तों। एक और क्वेश्चन आया था कि आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ये है। एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों आज के पेपर में कि डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, EB इज इक्वल टू होता है N फाई, ये फार्मूला है, और यहाँ पर N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB अपान फाई, ये फार्मूला बनेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। एक और क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज के पेपर में कि ये जो वाइंडिंग होती है, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स वाइंडिंग, ये वाइंडिंग के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है, ये पूछा गया था। तो ये इसके बारे में 4 ऑप्शन भी दिया था, सिंप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिया है डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग और क्वाड्रप्लेक्स लेप वाइंडिंग। तो ये जो है ये डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग होता है दोस्तों। ये जो आंसर है इसका आंसर होगा डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। तो ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया था कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित कीजिए, ये इस भाग को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो ये होता है कम्यूटेटर रेजर। तो कम्यूटेटर राइजर होता है, इसे कम्यूटेटर राइजर कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा था आज के पेपर में। एक और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों यहाँ से कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना था। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है पोल शू। फील्ड पोल के साइड में पोल शू लगा होता है, पोल कोर और पोल शू। तो ये पोल कोर होता है, ये पोल शू होता है दोस्तों। तो ये 4 ऑप्शन में ये दिया हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आज ये थे आज के क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन फिर इस तरीके से वीडियो डाल दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।